हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएससी लैब पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम्स की चीजें बहुत सारी आपने नोटिस की होंगी। कभी पेपर बिल्कुल आसान आ गया तो कभी उसका एकदम 360 डिग्री फ्लिप हो गया पेपर, यानी पेपर का लेवल बहुत अच्छा आ गया। अब यहां पे स्टूडेंट्स को बहुत सारा डाउट है कि जैसा सिलेक्शन पोस्ट में हुआ है क्या सीजीएल में भी वैसा हो सकता है, और अगर बाय चांस ऐसा होगा तो पेपर का लेवल कैसा आएगा, किस हिसाब के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि कैसे सीजीएल अपना पेपर टफ कर सकता है, कौन से मायने हैं जिस हिसाब से पेपर टफ हो सकता है, और किस हिसाब के सवाल बन सकते हैं जो आपके लिए एक्चुअली में बहुत यूजफुल रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करने से शुरुआत करिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलरली मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो चलिए जानते हैं एक्चुअली में जब पेपर को टफ करना होता है तो कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी क्या करती है। मान लीजिए मैं एक एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी हूं और मुझे एक पेपर को टफ बनाना है। अब टफ बनाने के लिए मेरे पास दो तीन ही इलाज होंगे। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दूं, यानी सिंपल वर्ड्स को ना यूज करके मैं उसमें मुश्किल शब्दों को यूज कर दूं, जिस हिसाब से सामने जो क्वेश्चन पढ़ रहा है स्टूडेंट उसको सवाल देखने में बड़ा मुश्किल सा लगेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है, यह सवाल स्पॉटिंग एरर का है। अब स्टूडेंट के सामने जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसको देखने में लगेगा यार कितना बड़ा सवाल हमारे सामने आ गया है, इसको क्या मैं कर पाऊंगा, इसको करना तो बड़ा मुश्किल होगा। तो ये प्री थॉट्स आपके दिमाग में आने लग जाएंगे इस सवाल को देख के, और जो आपको कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आते हैं कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे फिसलने लग जाएंगे। तो दोस्त याद रखिएगा, ये तरीका सिर्फ बदला हुआ है, कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में वही है। मतलब जो गलती जहां पे होती है वो सेम रहने वाली है, सिर्फ इसको प्रेजेंट करने का तरीका पहला है जो एग्जामिनर बदल देता है। जैसे अगर इस क्वेश्चन को हम देखें ना तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ा है तो ये सवाल करना आपके बाएं हाथ का खेल है। देखिएगा कैसे एकदम आसानी से इसको कर सकते हैं हम। एट द कोर ऑफ द रिसर्च कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज इंटरडिसिप्लिनरी टीम lies a complex network of hypothesis। देखिएगा hypothesis क्या होता है, ये प्लूरल वर्ड है। IS वाला सिंगुलर होता है, ES वाला प्लूरल होता है, ठीक है। फिर आया डेटा, डेटा एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। मॉडल्स दैट सीक्स टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशनरी पैटर्न्स ऑब्जर्व्ड इन आइसोलेटेड इकोलॉजिकल सिस्टम्स। अभी सवाल बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपने देखा होगा कि जब भी कभी आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा, जो यहां पर दैट है, रिलेटिव प्रोनाउंस में बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, हु, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब रिलेटिव्स होते हैं और एक दैट भी रिलेटिव होता है। आपको इसमें एक छोटा सा लॉजिक पढ़ाया जाता है जो शायद आपको मालूम भी होगा कि दैट के जस्ट पहले जो भी नाउन लिखा होगा, जैसे यहां मॉडल्स लिखा है तो ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। आपको इस रिलेटिव के बाद वाला वर्ब भी इसी के हिसाब का चेंज कर देना है। सो मॉडल्स है प्लूरल, तो दैट के बाद जो वर्ब है वो भी प्लूरल चाहिए होगी, और आप जानते हैं प्लूरल वर्ब में कभी एस नहीं लगता, तो सीक्स की जगह यहां पर हम सीक कर देंगे और ये बन गया करेक्ट आंसर। देख रहे हैं सवाल देखने में बड़े मुश्किल से इंटरडिसिप्लिनरी लिख रहा है, इकोलॉजिकल, आइसोलेटेड इकोलॉजिकल सिस्टम्स लिखा है, थोड़े से मुश्किल पैटर्न वाले वर्ड्स लेके आया है, लेकिन दोस्त जो लॉजिक आपने पढ़ा होगा वो वही सेम अप्लाई हो रहा होगा। ऑथर का या एग्जाम कंडक्शन कराने वाले लोगों का इंटेंशन क्या होता है कि आपको समय आपका बर्बाद कर दिया जाए, आपको सवालों में फंसाने की कोशिश कर दी जाए, लेकिन लॉजिक जो होगा, जिस रीजन से चीजें गलत होंगी या स्पॉट करना होगा, वो अभी भी आसान ही है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा, सवाल को घुमा के दूसरी तरीके से प्रेजेंट करना। इससे मेरा क्या मतलब है, देखिएगा दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। अब यहां पर अगर आपसे मान लीजिए एक सिनोनिम पूछना है तो क्या करा जाता था, अभी तक आपको एक वर्ड दे दिया और आपको उसके चार ऑप्शंस दे दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार ऑप्शंस दे दिए गए। आपसे पूछा बताइए इस वर्ड का सिनोनिम कौन सा है, आपने सारे ऑप्शंस पढ़े, आपने कहा सर मुझे लगता है सेकंड वाला सही है। ये हो गया बहुत सिंपल तरीका। अब एग्जामिनर को उसको मुश्किल करना है, कैसे कर सकते हैं, देखिए इन्होंने क्या किया है, एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी जा सकती है। तो यहां पर क्या करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑल फोर वर्ड्स आर द क्लोजेस्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। अब ये देखो थोड़ा सा अलग पैटर्न हो गया। अब यहां किया क्या जा रहा है, फिर भी आपसे पूछा सिनोनिम ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा वाइड एंगल से चीजें देखी जा रही हैं। जैसे परनिशियस एक वर्ड होता है, मतलब होता है जिसमें थोड़ा सा दिक्कत हो, मुश्किल हो, खतरनाक सा हो, इसको परनिशियस बोलते हैं। खतरनाक सा जो चीज होता है उसको परनिशियस कहा जाता है। अब आपको चार ऑप्शंस दे दिए, कह रहा है बताइए किस ऑप्शन में
क्लोजेस्ट सिनोनिम लिखे हैं परनिशियस के, मतलब अगर चार में से कोई भी वर्ड खतरनाक जैसा नहीं हुआ, नुकसानदायक जैसा नहीं हुआ, तो वो इसका सिनोनिम नहीं बन पाएगा। अब हमने ऑप्शंस चेक करना शुरू किया। पहले ऑप्शन में हमने जब वर्ड चेक किया तो यहां बेनाइन है। बेनाइन का मतलब होता है जो अच्छा होता है, तो भाई अच्छा क्या है, खतरनाक है? नहीं, तो ए ऑप्शन यहां से निकाल दिया। बाकी ऑप्शंस मुझे अभी इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक वर्ड मिला मैंने इसको बाहर कर दिया। सेकंड में डिलीटीरियस नेगेटिव, बेलफुल नेगेटिव, नॉक्शियस नेगेटिव, बेनफुल नेगेटिव, चारों नेगेटिव है। चलिए तीसरा पढ़ते हैं, परसिस्टेंट, इंसीडियस, ड्यूरेबल। देखो ड्यूरेबल पॉजिटिव हो गया, ड्यूरेबल मतलब जो बहुत लंबे समय तक चल पाए, लेकिन खतरनाक से तो मैच नहीं कर रहा, मतलब सी बाहर हो गया। डी देखिएगा, मलाइनेंट नेगेटिव, सरप्टिशियस, जो चीज सीक्रेट रखी जाती है, जिसको गुप्त रखा जाता है, सीक्रेट। तो यार एक बात बताओ, सीक्रेट क्या किसी भी तरीके से खतरनाक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इवेसिव, जो भाग जाएगा। अब यार ये दोनों वर्ड्स गड़बड़ कर रहे हैं, तो डी वाला भी बाहर। करेक्ट आंसर के लिए मैं क्या ले रहा हूं? ऑप्शन नंबर बी ले रहा हूं। डिलीटीरियस, बेलफुल, नॉक्शियस, बेनफुल, ये सब कुछ खतरनाक है या फिर हार्मफुल होते हैं। अब आप देखिएगा, एक्चुअली में आपको सिनोनिम ही फाइंड आउट करना था, लेकिन इसको प्रेजेंट करने का तरीका कितना डिफरेंट सा है। अब इसमें ना आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर आपको सारे वर्ड्स आते होंगे या आपने ज्यादा वैरायटी ऑफ वर्ड सीखा होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, वरना आप इसमें फंसे रह जाएंगे और एग्जामिनर का मोटिव हो जाएगा पूरा। रीजन इसके पीछे ये है कि आजकल जो पेपर होते हैं ये टाइम बेस्ड टेस्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं? टाइम बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो टाइम आपको बचाना आना चाहिए, भले ही सवाल कितना भी मुश्किल दिख रहा हो, आपको उसमें जल्दी से शॉर्ट ट्रिक के थ्रू पहुंचना होता है करेक्ट आंसर पे। एक और वैरायटी अगर हम देखें, अब देखिएगा यहां पे एक नया पैटर्न देखने को मिला है। इसमें क्या होता है, आपको सिनोनिम ढूंढना है ये जो गिवन वर्ड है इसका, लेकिन अच्छी बात यह है कि चारों वर्ड्स एक ही सिनोनिम की बात कर रहे होंगे, लेकिन इसमें चारों वर्ड्स की स्पेलिंग अलग अलग लिखी होगी। अब आपको ढूंढना है कि इसका सिनोनिम, बिलेट का सिनोनिम तो अकोमोडेट होता है, लेकिन इसमें कौन सी स्पेलिंग अकोमोडेट की सही है। तो आप देख रहे हैं दोस्त, इसमें दो दो चीजों को ब्लेंड करा गया है। इसमें स्पेलिंग एरर वाले सवालों को ब्लेंड किया है, प्लस सिनोनिम्स को ब्लेंड किया है। ये एक नया तरीका हो सकता है, या तीसरा तरीका हो सकता है आपसे सवाल पूछने का। अब फिर यहां पे अकोमोडेट को अगर हम देखेंगे तो डबल सी होना चाहिए, ये गलत हो गया। यहां पर डबल सी है, डबल एम नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहां पर एक सी है, ये भी गलत हो गया। इधर डबल सी है, डबल एम है, ये रहा सही आंसर, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो जब आप शब्दों को कायदे से देखते हुए पढ़ेंगे ना, तो ये एग्जैक्टली बता पाएगा कि आप ऐसे वाले क्वेश्चंस को कितना स्मूथली आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, एलिमिनेशन से करने पे ये और जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अब देखेंगे अगर, तो एक और नया पैटर्न इन्होंने, चौथी बात अगर हम करें, इसमें नया पैटर्न क्या है, एक शब्द का आपसे मीनिंग पूछा, लेकिन इसको डायरेक्ट मीनिंग में नहीं लिखा, इसके मीनिंग को ना कंडीशन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो ये चौथा तरीका है चीजें मुश्किल करने का, एक कंडीशन में रिप्रेजेंट कर दिया, और कंडीशन एक नहीं लिखी, चार कंडीशन लिख दी। आपसे पूछ रहा है बताइए इन चार में से कौन सी कंडीशन में इसका मीनिंग सही तरह से यूज किया गया है। अब आपने कहा यार ये तो बड़ा समय वेस्ट करने वाला क्वेश्चन हो गया। आपने कहा ठीक है क्वेश्चन है तो पढ़ेंगे। कह रहा हिज मैनेजर हैड टू एडमॉनिश हिम पब्लिकली फॉर रिपीटेड टार्डीनेस। एडमॉनिश का मतलब होता है डांटना, किसी को फटकार लगाना, डांटना। ठीक है, अब आपने ऐसा कॉन्टेक्स्ट वाले कंडीशन ढूंढना शुरू किया। ही वॉज प्रेज्ड फॉर पंक्चुअलिटी, प्रेज करना मतलब तारीफ, बाहर हो गया। ही वॉज वार्न्ड और रिप्रिमांडेड, ये वाला सही बता रहा है। द मैनेजर रिवॉर्डेड हिज बिहेवियर, ये भी गलत हो गया। फिर आता है ही वॉज आस्क्ड टू मेंटोर कलीग्स, कलीग्स को सिखाना है, तो यहां पे डांट नहीं पड़ेगी, सिर्फ सेकंड वाले में सही किया गया है, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 इज करेक्ट। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, एक सिनोनिम का क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने में टाइम लग गया, जस्ट बिकॉज आपको 4 सेंटेंसेस पढ़ने हैं और उसमें से भी फाइंड आउट करना है कौन सी कंडीशन में सही मीनिंग यूज किया गया है। इसमें डायरेक्ट मीनिंग नहीं लिखा है, यहां पर मीनिंग इन यूज वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। यहां पर डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, यहां पर मीनिंग इन यूज वाला तरीका अपनाया गया है। आई होप आपको ये 4 चीजें समझ में आई होंगी। अब यहां पर एक और नई चीज देखने के लिए मिल रही है। अब देखो यार 4 तरीके तो हो गए, कॉम्प्लिकेट कर दिया, कभी अलग ढंग से पूछ दिया, कभी सवालों में अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट कर दी, कभी बहुत सारा वर्बोज कर दिया जिसमें बहुत सारे शब्दों को ले आए एक छोटी सी चीज पूछने के लिए। अब ये सब तो हो गया। अब इनको सोचा कि यार और क्या कर सकते हैं, तो इनके दिमाग में एक और चीज आई कि भाई जो चीजें की प्रैक्टिस लोग भूल चुके हैं, जिसपे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर ये चीज पूछ ली जाए तब चीजें और मुश्किल हो सकती हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। मान लीजिए 4 सेंटेंस दिया और पूछा कौन सा कॉम्प्लेक्स है। अब ये बचपन में तो पढ़ा था 6th 7th में रैंडन मार्टिन में, लेकिन अब ये प्रैक्टिस छूट चुकी है, अब यहां पे आप फंस जाएंगे।
तो एग्जामिनर का मोटिव पूरा होता हुआ दिख रहा है आपको दोस्त। वैसे ही देखिएगा यहां पर ना ये लोग फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं। जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया, शी सिंग्स विद इनक्रेडिबल पैशन ड्यूरिंग एवरी परफॉर्मेंस। अब यहां पर एक फ्रेज को अंडरलाइन कर दिया, विद इनक्रेडिबल पैशन लिख दिया। अब आपसे पूछा है बताइए प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज है कि एडजेक्टिव फ्रेज है। अब यहां पर लोगों की थोड़ा सा डामाडोल होना शुरू हो गया, क्योंकि देखो नाउन फ्रेज तो नहीं होगा क्योंकि यहां पे विद इनक्रेडिबल पैशन लिखा हुआ है। अब हमको ना थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा और चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी जो आपको क्लास में पढ़ाई जाती हैं कि हम कैसे एडवर्ब्स को पहचान सकते हैं, कैसे एडवर्ब फ्रेज को पहचान सकते हैं। देखो एक वर्ड में लिखा होता तो एडवर्ब हो जाता, एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। ठीक है बात, देखिएगा अब यहां पे सिंग क्या है, वर्ब है। यहां पर सिंग क्या है, वर्ब है, अगर मैं ये समझ पा रहा हूं। अब सिंग कैसे किया जा रहा है इसी के बारे में बात हो रही है, मतलब वर्ब कैसे फंक्शन कर रहा है इसके बारे में बात हो रही है। और वर्ब के बारे में जो भी बातें बताई जाती हैं वो सिर्फ एडवर्ब कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अल्टीमेटली ना आपको अगर एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से आ सकते हैं इनके आंसर्स पे, वरना चीजें प्रॉब्लमैटिक बनती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी टाइप का, ये कह रहा था कैट स्लेप्ट अंडर द टेबल इन ऑल आफ्टरनून। पूरी दोपहर कैट टेबल के अंदर सोती रही। अब यहां पे ना बहुत सिमिलर है पिछले वाले से, लेकिन देखो कैसे चेंज होगी चीजें। पिछले वाले में क्या था, सिंग्स क्या था, वर्ब, इसी के बारे में जो बता रहा था वो क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। लेकिन यहां पर देखो नेक्स्ट वाले में द कैट स्लेप्ट, स्लेप्ट क्या है, ये भी वर्ब है। ठीक है, अब इसके बारे में बता रहा है अंडर द टेबल, ऑल आफ्टरनून बता रहा है, तो अंडर द टेबल क्या हो जाना चाहिए, एडवर्ब हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्त यहां पर आप फंस जाएंगे। देखिएगा अब यहां पर ना अंडर द जो टेबल है ये प्लेस बताने का काम कर रहा है। ये क्या बताने का काम कर रहा है, प्लेस या पोजीशन या लोकेशन बताने का काम कर रहा है। ये लोकेशन बताने का काम कर रहा है। भले ही स्लेप्ट के बारे में बता रहा है लेकिन ये लोकेशन बताने का काम कर रहा है। इंग्लिश में जो भी चीज लोकेशन बता सकती है, जो पोजीशन बता सकती है, इसको हमेशा सिर्फ प्रेपोजिशन कहा जाता है। तो कैट सो रही थी, ठीक है, अंडर द टेबल ये चीज लोकेशन बता रही है प्रिसाइजली, मतलब एडवर्ब ना होके ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। आप समझ रहे हैं, जितनी चीजें आपने सीखी हुई हैं अगर आपको उसको इंप्लीमेंट करना आता है तब आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, वरना एक ट्रैप आएगा जिसमें आप फंस जाएंगे। क्योंकि एडवर्ब फ्रेज भी आपको यहां दिखेगा ऑप्शंस में और प्रेपोजिशनल फ्रेज भी दिखेगा। अगर आपने सही ढंग से अप्लाई नहीं किया तो चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। तो इन सब के लिए एक्चुअली में करना क्या है, अभी देखिए आपका ऑलरेडी एग्जाम सर पे लगा हुआ है। एक्सक्यूज मी, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए आप अभ्यास बैच में आ सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं, इंग्लिश हमारे साथ जुड़ के आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बात यहां पर दोस्त क्या होती है कि अगर आप ना नेक्स्ट टाइम के लिए भी अगर आप प्रिपेयर करते हैं और आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, मान लेते हैं 799 का बैच ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश का ही पैटर्न चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजों को भी करने का पैटर्न चेंज हुआ होगा। तो अब उसको कैसे कोप अप करें, तो सर हम एक काम करते हैं, हम सारे बैचेस ले लेते हैं। सो इस तरीके से 8 4 कितना हो गया, 32, 3,200 रुपए हो गए। बाकी एडिशनल और चीजें आपको खरीदनी पड़ सकती हैं। अब अगर इस चीज को हाफ कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, तो देखिए यहां पर ना प्रारंभ बैच है जिसका प्राइस एग्जैक्टली आपको हाफ होके मिल जाएगा। कैसे, आपको एक कोड लगाना है LAB 135। इस कोड के थ्रू ना ये 3200 नहीं ना, ये 7,500 आपको सिर्फ 1499 रुपए में मिलेगा। प्लस इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 1400 से भी कम का ये प्राइस हो जाएगा। इसमें और अच्छी बात क्या है कि ये जो प्रारंभ बैच है ना, इसमें हम 0 से लेके एडवांस तक की चीजें पढ़ा रहे हैं। एडवांस का मतलब है सारी चीजें जो अपग्रेडेड एग्जाम्स के लेवल में पूछी जा रही हैं उस लेवल पे हम आपको रेडी करते हैं कि जो भी अपडेटेड पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाए एटलीस्ट आप वो वाला भी कर पाए, राइट। प्लस इसकी वैलिडिटी ना 1 साल तो है ही ऑलरेडी, अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको 6 मंथ की वैलिडिटी फ्री मिलती है। मतलब आप 1.5 साल तक इस बैच के थ्रू आके पढ़ सकते हैं। अब देखिए सिर्फ इंग्लिश पढ़ के काम नहीं चलेगा, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट्स भी मिल रहे हैं, इंग्लिश भी मिल रही है, प्राइस भी हाफ मिल रहा है, उसमें भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये सारी चीजों का बेनिफिट आप उठा सकते हैं प्रारंभ बैच में। कैसे आएंगे, कैसे परचेज कर सकते हैं, इस बैच का पार्ट कैसे बन सकते हैं, या तो LAB लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, या तो आप जाइएगा lab.live पे, lab.live पे जाइए या लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए।
रिमेंबर द कोड, दिस इज LAB135, जिसके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स प्लस वैलिडिटी का एक्सटेंशन करा सकते हैं। ठीक है, तो जुड़िए मेरे साथ में, पढ़ाई करेंगे अच्छी तरीके से। बाकी शाम को 7 बजे, टाइम याद रखिएगा, शाम को 7 बजे मेरी क्लासेस होती हैं जिसमें एकदम अपडेटेड पैटर्न के क्वेश्चंस कराता हूं। जरूर आया करिए, आपको डेफिनेटली इसको पढ़ के लगेगा कि भाई इस लेवल के क्वेश्चंस कोई नहीं कराता है। तो 7 बजे शाम को डेली आइएगा, बिल्कुल टाइम याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।